नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बांसुर अलवर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट सेकंड, जिसमें हम विश्व के देशों के संविधान पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश संविधान के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यपालिका हम पढ़ चुके हैं, साथ ही ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के ऊपर भी हमने पढ़ा था। आज के अपने इस लेक्चर में मैं ब्रिटिश व्यवस्थापिका, जिसमें राजा एवं संसद आती है, में ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश संसद में हम उसके महत्वपूर्ण सदन लॉर्ड सभा यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ब्रिटिश व्यवस्थापिका का मतलब है राजा प्लस संसद। राजा संसद का एक अभिन्न अंग है, व्यवस्थापिका के एक अभिन्न अंग है। यद्यपि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता राजा, फिर भी वह इसका महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि राजा या सम्राट जो होता है वही संसद का सत्र आहूत करता है, उसका उद्घाटन भाषण देता है। पास किए गए जो बिल होते हैं, संसद के द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं, उनको अनुमति देकर उन्हें कानून का रूप प्रदान करता है, सत्र का अवसान करता है तथा कॉमन सभा को भंग करने का काम भी कौन करता है? राजा ही करता है। इसीलिए राजा ब्रिटिश व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश जो संसद है, उसका स्वरूप द्विसदनात्मक है। 2 सदन है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स यानी प्रतिनिधि सदन भी यानी कॉमन सभा या प्रतिनिधि सदन भी कह देते, लोक सदन भी कह देते हैं। आज के अपने इस लेक्चर में हम ब्रिटिश संसद का जो महत्वपूर्ण सदन है, जिसे दूसरा या उच्च सदन भी कहते हैं, बड़ा सदन भी कहा जाता है, लॉर्ड सभा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लॉर्ड सभा की संरचना यानी लॉर्ड सभा के सदस्य कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, लॉर्ड सभा की शक्तियां व कार्य और लॉर्ड सभा को लेकर विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो आलोचनाएं की जाती हैं, उनके संदर्भ में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लॉर्ड सभा ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम देखें तो लॉर्ड सभा बहुत ही पुराना सदन है, बहुत लंबे समय से चला जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको एक विलंबकारी या संशोधनकारी सदन कहा जाता है, क्योंकि कॉमन सभा की इच्छा से ही इच्छा जो होती है उसी में संसद की इच्छा मानी जाती है। कॉमन सभा के द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं इनको पास करना ही पड़ता है, कुछ समय की देरी कर सकते हैं, तो इसे विलंबकारी या संशोधनकारी सदन कहा जाता है। लॉर्ड सभा का फिर भी ये अब तक बना हुआ है, इसका एक अपना महत्व है। कारण क्योंकि ब्रिटिश लोग अभी भी रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं, रीति रिवाजों को मानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी जो पुरानी संस्थाएं हैं उनको मिटाया नहीं है, उनको समाप्त नहीं किया है, और ये पुरानी संस्थाएं आज तक चली आ रही है। आज भी बहुत सी पुरानी संस्थाएं ब्रिटेन में मौजूद हैं। लॉर्ड सभा भी उसी का एक उदाहरण है। लॉर्ड सभा जो होती है, इसमें 6 प्रकार के सदस्य होते हैं। 6 प्रकार के सदस्य होते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें जो होते हैं वो राजवंश के राजकुमार होते हैं, यानी जो वहाँ का राजवंश है उसके जो राजकुमार होते हैं वो इसके लॉर्ड सभा के सदस्य माने जाते हैं, किंतु ये सभा की कार्यवाहियों में कोई भाग नहीं लेते। दूसरे जो इसके मेंबर होते हैं वो होते हैं इंग्लैंड के पैट्रिक पियर्स, यानी वहाँ के वंश परंपरागत जो पियर होते हैं उनकी संख्या लॉर्ड सभा में सबसे अधिक है। कोई भी पियर की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो पियर बन जाता है, उसको पियर की सदस्यता मिल जाती है। और ये जो पियर बनता है
ये 1 वर्ष के भीतर अपनी सदस्यता चाहे तो त्याग सकता है, उसके बाद नहीं। यानी वंश परंपरागत चलते रहते हैं, उसके बाद उसके बेटे को, उसके बाद उसके बेटे को। तीसरे जो मेंबर्स होते हैं इसके, वो होते हैं स्कॉटलैंड के पियर्स। स्कॉटलैंड से भी कुछ पियर्स होते हैं जो वहाँ से सदस्यता इनको प्रदान की जाती है। चौथे जो होते हैं वो होते हैं आजीवन पियर, यानी ऐसे पियर्स जो आजीवन इसके सदस्य बने रहते हैं। पांचवें विधि लॉर्ड्स, संख्या 9 होती है इनकी। 9 विधि लॉर्ड्स या लॉ लॉर्ड्स होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आजीवन अपने पद पर रहते हैं और न्याय संबंधी जो भी कार्य होते हैं उनके निष्पादन का, जब कोई मामला होता है, न्यायिक कार्य जो होते हैं उनका निष्पादन होता है, तो ये बैठक में भाग लेते हैं और इन्हें न्यायाधीशों के समान वेतन भत्ते दिए जाते हैं। आखिरी जो होते हैं वो है आध्यात्मिक। 26 जो होते हैं वो आध्यात्मिक पियर्स होते हैं, धार्मिक पियर्स होते हैं, जो विभिन्न स्थानों से चुनकर आते हैं जो विभिन्न स्थानों से जिनका चयन किया जाता है वरिष्ठता के आधार पर। तो इस तरह ये जो लॉर्ड सभा होती है इसमें 6 तरह के सदस्य होते हैं, ठीक है। यानी राजवंश से चुने हुए, वंश परंपरागत पियर, स्कॉटलैंड से प्रतिनिधि पियर जो होते हैं, आजीवन पियर और विधि व आध्यात्मिक लॉर्ड्स होते हैं। इसमें ये जो सदस्य होते हैं इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे उन्हें अभी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जैसे लॉर्ड सभा के जो सभी सदस्य होते हैं उन्हें जब भी सभा की बैठक होती है उसमें भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। उनके द्वारा सदन में जो भी बात कही जाती है उसके आधार पर उन पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद का जब सत्र चल रहा होता है उस समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ये जो होते हैं लोक सदन के जो सदस्य होते हैं वो केवल स्पीकर के माध्यम से सम्राट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लोक सभा के जो सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी सम्राट से सार्वजनिक विषयों पर वार्ता कर सकते हैं। देखिए अंतर है। कॉमन सभा के जो मेंबर होते हैं वो लॉर्ड चांसलर जो होता है, यानी स्पीकर जो होता है उसके माध्यम से वहाँ का जो स्पीकर होता है कॉमन सभा का, उसके माध्यम से ही सम्राट तक पहुँच सकते हैं। जबकि लॉर्ड सभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट सम्राट से चर्चा कर सकते हैं। तो ये इनके कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ये जो लॉर्ड सभा के जो मेंबर होते हैं इनकी संख्या जो है कोई निश्चित नहीं है, घटती बढ़ती रहती है। अब देख लेते हैं हम लॉर्ड सभा के कार्य एवं शक्तियाँ। पहली है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति देखिए, विधायी शक्ति में विधेयक निर्माण से संबंधित आता है। वित्त विधेयक या धन विधेयक होता है। वित्त विधेयक या धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य जो सभी विधेयक होते हैं वो ब्रिटिश संसद की किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। और लॉर्ड सभा जो होती है वो उनको 1 वर्ष तक अपने पास रख सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है। और लोक सदन जो है यानी हाउस ऑफ कॉमन जो है वो उन संशोधनों को चाहे तो स्वीकार कर सकता है, अन्यथा उनको अस्वीकार भी कर सकता है। लेकिन इन्हें 1 वर्ष तक अपने पास इनको रोक के रखने का इसको अधिकार होता है। दूसरी वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की जो शक्ति होती है वो कॉमन सभा से यानी हाउस ऑफ कॉमन से, लोक सदन से बहुत ही कम है, निर्बल है। वित्तीय विधेयक न तो लॉर्ड सभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और लॉर्ड सभा जो होती है वो इन्हें अनिश्चित काल तक रोक के भी अपने पास नहीं रख सकती। केवल 1 महीने तक यानी 30 दिन तक अपने पास रोक के रख सकती है। सुझाव दे सकती है इसमें संशोधन के लिए। इनको स्वीकार करना या न अस्वीकार करना लोक सदन के विवेक पर निर्भर करता है। अगला है कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ। ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो होता है उसमें लगभग 4 जो सदस्य होते हैं वो लॉर्ड सभा से लिए जाते हैं। लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष होता है वो लॉर्ड चांसलर कहलाता है।
आवश्यक रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ये जो लॉर्ड चांसलर होता है, जो लॉर्ड सभा का अध्यक्ष होता है, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भी सदस्य होता है। लोक सदन की भांति ही लोक सभा जो है उसको भी यह अधिकार प्राप्त है कि वो जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनसे प्रश्न पूछ सकता है, उनसे सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, खुला वाद विवाद में उनकी सरकार की निंदा व आलोचना भी कर सकता है। तो लोकसभा को कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ हैं जिनमें वो सरकार की आलोचना कर सकती है, प्रश्न पूछ सकती है। कार्यपालिका जो होती है उसमें लोकसभा के सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। लोकसभा को न केवल विधायी शक्ति प्राप्त है, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका शक्ति के साथ ही उसे न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। देखिए हमारे यहाँ अलग है, हमारा जो उच्च सदन है उसको कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय ये शक्तियाँ तो प्राप्त है, लेकिन हमारे उच्च सदन को आप न्यायिक शक्तियाँ वैसे देखें, वैसे तो उसको है न्यायिक शक्तियाँ हटाने के संदर्भ में, लेकिन न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। लोकसभा न केवल व्यवस्थापन का कार्य करती है वरन न्याय के क्षेत्र में भी उसको कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं जो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक तरफ से ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के जो संदर्भ में कोई मामले होते हैं उनमें उच्चतम न्यायालय के रूप में उच्चतम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। जब ये अपीलीय उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है तो उस समय इसके जो बाकी सदस्य होते हैं वो इसकी कार्यवाही में भाग नहीं लेते। केवल जो 9 विधि लॉर्ड होते हैं, कानूनी लॉर्ड जो होते हैं, वो ही इसकी कार्यवाहियों का संचालन करते हैं, वो ही इसके संदर्भ में निर्णय देते हैं। लोकसभा का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, जिसे किसी भी संसद कानून अंतिम होता है जिसे संसद जो है वो कानून के द्वारा ही बदल सकती है। इसमें कोई न्यायालय कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। जो भी निर्णय होगा अंतिम होगा, केवल संसद कानून बनाकर उसको बदल सकती है, अन्यथा कोई न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप या इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये थी लोकसभा की कुछ शक्तियाँ, विधायिक, वित्तीय, कार्यपालिका व न्यायिक शक्तियाँ, जिन्हें मैं एक बार आपको वापस से रिवाइंड करवा देती हूँ। विधायी में विधि निर्माण यानी कानून निर्माण से संबंधित शक्ति, कानून निर्माण में सामान्य जो विधेयक होते हैं उनके संदर्भ में लोकसभा जो लोकसभा होती है वो सामान्य विधेयक को 1 वर्ष तक अपने पास रोक सकती है, उसमें संशोधन के लिए सुझाव प्रस्तुत कर सकती है। उसको मानना या न मानना लोक सदन के ऊपर निर्भर करता है। जो सामान्य विधेयक होते हैं वो लोकसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लोक सदन में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वित्तीय शक्ति में धन विधेयक या वित्त विधेयक जो होता है वो लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और जो धन विधेयक होता है उसे लोकसभा मैक्सिमम 30 डेज तक यानी 1 महीने तक अपने पास रोक सकती है, संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है। उसे मानना या ना मानना लोक सदन के ऊपर निर्भर करता है। कार्यपालिका शक्ति में यदि हम देखें तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, मंत्री बनते हैं। साथ ही लोकसभा जो होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। कैसे रखती है? जो मंत्रीगण होते हैं उनसे प्रश्न पूछकर, सूचनाएं मांगकर, सरकार की निंदा करके, आलोचना करके कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। न्यायिक शक्ति उच्चतम अपीलीय न्यायालय के रूप में भी काम करती है। ठीक है, उच्चतम अपीलीय न्यायालय के रूप में जब काम करती है तो केवल 9 लॉर्ड्स जो होते हैं वो ही इसकी बैठक में भाग लेते हैं, बाकी इसमें सदस्य जो होते हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये इसकी शक्तियाँ और इसके कार्य हैं। आगे हम देख लेते हैं कि कुछ जो विद्वान हैं उनके द्वारा इसकी आलोचना की जाती है कि ये एक विलंबकारी, अलोकतंत्रीय, दोषपूर्ण सदन है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये वंश परंपरा से चला आ रहा है, परंपरागत आधार पर इसका कोई इसे समाप्त कर दिया जाना, इस तरह इसकी क्या आलोचना की जाती है। तो ये जो आलोचनाएं की जाती है उनको देख लेते हैं हम। पहला है, इसे अलोकतंत्रीय संस्था कहा जाता है। देखिए लोकसभा के जो मेंबर होते हैं 90% जो मेंबर होते हैं वो वंशानुगत आधार पर होते हैं, अपना पद प्राप्त करते हैं, यानी लोकतंत्रीय जो प्रणाली है उसका पूर्णतः विरुद्ध है। लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार जो व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन होता है
उसके जो मेंबर होते हैं वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। यही होता है हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। राज्यसभा जो हमारा उच्च सदन है उसके जो मेंबर होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था तो यही कहती है, लेकिन यहाँ जो लॉर्ड सभा है यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू नहीं हो रही या निर्वाचित नहीं हो रही। यहाँ तो वंश परंपरा के आधार पर लॉर्ड्स बन रहे हैं। तो कहा जाता है कि एक अलोकतंत्रीय संस्था है। इसमें जो सदस्य होते हैं इसका जो गठन होता है वो उसका निर्वाचन व योग्यता न होकर वो उत्तराधिकार या मनोनयन के आधार पर उनको सदस्यता प्राप्त होती है। इसलिए ये लोकतंत्रीय प्रवृत्ति के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अगली जो इसकी आलोचना की जाती है वो है निहित स्वार्थों का दुर्ग माना जाता है। निहित स्वार्थों का दुर्ग कैसे? प्रतिनिधि जो संस्था होती है उसके द्वारा समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यानी जो लोक सदन है उसमें समाज के सभी वर्गों के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और जीत करके उसमें बैठते हैं, सदस्य बनते हैं। लेकिन जो लोक सभा है वो समाज के एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। किस वर्ग का? धनी वर्ग का। यानी जो धनी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि अन्य देशों के जो उच्च सदन होते हैं वहाँ विभिन्न वर्गों व हितों का प्रतिनिधित्व होता है। हमारे यहाँ उच्च सदन देख लीजिए आप, राज्यसभा, उसमें विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व है। लेकिन वहाँ का जो लोक सभा है उसमें केवल धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व है, इसलिए उसे धनिकों की सभा भी कहा जाता है। इसलिए इसे एक निहित स्वार्थों का दुर्ग माना जाता है। यानी केवल धनी मानी वर्ग, जो धनी वर्ग है उसके प्रतिनिधि होने के कारण इसमें अधिकांशतया प्रगतिशील और जनहितकारी जो नीतियां हैं उनका क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। अगले जो आलोचना की जाती है वो होते हैं सदस्यों की उदासीनता। सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है, लोक सभा पर सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है कि इसमें ऐसे व्यक्तियों की संस्था है जिसके अधिकांश सदस्य प्राय अनुपस्थित ही रहते हैं, सदन के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते, उपस्थित नहीं रहते, और जिसके कारण वो अपने विधायी कर्तव्यों को निभाना तो बहुत दूर की बात है, वो सदन में आने का कष्ट भी नहीं उठाते। यानी सदन की कार्यवाहियों में आकर बैठते भी नहीं हैं। तो सदस्य जो होते हैं पूर्णतः इसकी कार्यवाहियों के प्रति क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अगली जो इसकी आलोचना की जाती है वो माना जाता है कि ये एक दोषपूर्ण प्रक्रिया से संचालित होती है, अर्थात एक महत्वहीन संस्था है, एक दोषहीन संस्था है। इसके जो सदस्य जो होते हैं उनमें इसकी जो सदस्य हैं लगभग 790 के आसपास इसके मेंबर हैं, और उनकी गण पूर्ति जो है मात्र 3 निर्धारित की गई है। मतलब 790 में से मात्र 3 लोग यदि उपस्थित हो जाएं तो इसकी कार्यवाही संचालित हो जाएगी। तो एक बहुत ही दोषपूर्ण प्रक्रिया है। कोई निश्चित नियम, कोई अनुशासित नियम नहीं है, इसके दलीय आधार पर संगठित नहीं है ये, बल्कि इस तरह से कई लोग इस पे आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये गड़बड़ घोटाला सदन है। अगली इसकी आलोचना की जाती है कि द्वितीय सदन के रूप में ये एक अनुपयोगी संस्था है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसे एक अनुपयोगी व हानिकारक संस्था माना जाता है। पहला, क्योंकि व्यवहार में लोक सदन स्वयं विधि निर्माण के कार्यों के लिए द्वितीय सदन है। प्रथम सदन तो कैबिनेट और प्रशासन है। जो विधि निर्माण का जो महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया जाता है वो कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो लोक सदन निभाता है। द्वितीय सदन लोक सदन निभाता है। लोक सभा की उसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है। ये केवल जो विधेयक होते हैं उनको दोहराने का ही काम करती है, उनको विलंब करने का, उनको रोकने का ही काम करती है। बाकी इसका वैसे कोई महत्व नहीं है। देखिए, ये आलोचनाएं की जाती हैं आलोचकों के द्वारा, ये इस पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ अपने महत्व हैं समय के साथ। इसीलिए ये आज भी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में बनी हुई है, वहाँ समाप्त नहीं हुई है। महत्व क्या है कि ये लोक सदन की जो स्वेच्छाचारिता होती है, जो निरंकुशता होती है, उस पर अंकुश लगाती है। लोक सदन जो विधेयक पारित करके भेजता है उनको पुनर्विचार का काम करती है। यानी यदि उनमें किसी प्रकार, लोक सदन के पास बहुत अधिक कार्यभार होता है, उसके कारण समय की कमी होने के कारण कई बार ऐसे विधेयक पारित हो जाते हैं जो उन पर विचार ठीक से नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जो लोक सभा होती है वो उन पर
अच्छे से पुनर्विचार करती है, लोक सदन की यदि कोई कमी होती है उसे वो संशोधन के लिए प्रस्तावित करती है। सभी जो वर्ग की प्रतिनिधि संस्था और योग्यता का भंडार है, इसमें सभी वर्गों के यानी जो पढ़े लिखे धनी सभी वर्गों के इसमें अनुभवी व विद्वान योग्य व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, जिनका विधि निर्माण के कार्यों में लाभ प्राप्त होता है। अगला इसका महत्व है, व्यवस्थापन के कार्य जो होते हैं उनमें भी ये सहायक सिद्ध होती है, जनमत को प्रभावित करती है, इसलिए इसका महत्व है। और आज भी ये संस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में बनी हुई है। कोई भी जो व्यवस्था होती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उसकी अपनी विशेषताएं और अपना महत्व होता है। आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ब्रिटिश संसद का लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में अध्ययन करेंगे।